Welcome to the Claus YouTube channel. Together, we strive for a safer, secure and more stable world. जय हिंद। आज हम ईरान के ऊपर बातचीत करेंगे और मैं अपने सभी दर्शकों का क्लॉज के यूट्यूब चैनल स्ट्रेटेजिक फ्रंट लाइंस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अंबर जैदी जी, जो कि न्यूज़ चैनल्स पर आती हैं एज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। वेरी वेरी वार्म वेलकम आपको अंबर जी। हम ऐसा करेंगे कि मैं पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ ईरान की जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर, और फिर उसके बाद फिर हम कुछ सवाल जवाब करेंगे आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई बायोडाटा की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ अ वेरी फेमस फिलैंथ्रोपिस्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और वुमेन रिलेटेड इश्यूज पर ये काफ़ी एक्टिव हैं। इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, अरब एशिया अवार्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह के लिए। सो ये एक अपने आप में एक काफ़ी पॉपुलर हस्ती हैं, और हमें एक अच्छा मौका मिला है इनके जो विचार हैं उनको पिक करने का, और देखें कि ईरान की आगे का भविष्य कैसा होगा, नॉट फ्रॉम द मिलिट्री पर्सपेक्टिव लेकिन एक सोशियो कल्चरल और सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव से। एक पुरानी सभ्यता है जिसको कि अटैक किया गया है इजराइल और यूएस द्वारा जॉइंटली। शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले कुछ थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं ताकि तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान के ऊपर जब से हमले शुरू हुए हैं इजराइल के और यूएस के कंबाइंड हमले, तो रफली मोटा मोटा करीबन करीबन 2.2 बिलियन डॉलर खर्चा आ रहा है। तो आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ये वन वे प्रोसेस है। देखिए ईरान की हालत तो वैसी खराब हो चुकी है, वो एक कॉर्नर में आ चुका है और वो बोलता है कि इस समय उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, और उसके बारे में बाद में जिक्र करूंगा। लेकिन जो दूसरी साइड है वो काफी एक्चुअली आर्थिक दृष्टि से काफी उसको नुकसान पहुंच रहा है। ये भी बता दूं कि 2001 से लेकर के आज तक मेरा मतलब है इस लड़ाई के पहले तक तकरीबन 10 ट्रिलियन का नुकसान जो है यूएस को हो चुका है। 10 ट्रिलियन का खर्चा हो चुका है, और उसके ऊपर ये माउंट हो रहा है खर्चा, जो कि मुझे नहीं समझ में आता है कि ट्रम्प की क्या नीति है। जब शुरू किया था तो उन्होंने बोला था हम लड़ाई में विश्वास नहीं करते हैं, हम पीस लाना चाहते हैं, लेकिन ये तो मुझे नहीं लगता कि पीस की तरफ कोई रास्ता नजर आ रहा है। फिर अगर आप नेवल खर्च ही देखिए तो एयरक्राफ्ट कैरियर पे करीबन 6 बिलियन, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के ऊपर करीबन 2 मिलियन, फिर लिटोरल कॉम्बैट शिप्स के ऊपर अराउंड 1.9 मिलियन, और फिर नेवी के डेली कॉस्ट के ऊपर तकरीबन 15 बिलियन। तो इस तरह का खर्चा अगर उसके ऊपर हो रहा है, हालांकि इसका जो सोर्स है रशिया टीवी है, तो मैं रशिया टीवी के सोर्स को थोड़ा सा कहूंगा एग्जैजरेटेड हो सकता है। तो अगर इसको टोन डाउन भी करते हैं, अगर मान लीजिए आधा भी बना लेते हैं, तो टोटल 1 बिलियन पर डे इज नो जोक्स। काफी कुछ खर्च हो रहा है अमेरिका का, और इसमें इजराइल का ऑफ कोर्स खर्च भी शामिल है। और आपको पता है इजराइल को रेगुलर एड देता है अमेरिका। अब आप दूसरी बात देखिए कि कौन कौन से इवेंट पे, साइबर पे, एपिक फ्यूरी के ऊपर, यूएस एयरक्राफ्ट के ऊपर, टोमाहॉक मिसाइल्स के ऊपर, इस तरह के खर्चे इन्होंने किया। 120 तो तकरीबन टोमाहॉक मिसाइल्स इन्होंने फायर करी हैं। ये बता दूं कि 4000 के करीब इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं अमेरिका के पास। अब उसमें उसका भी काफी कुछ नुकसान हो चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो मिसाइल्स हैं ये धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बनिस्पत एक चैनल पे मैं देख रहा था कि ईरान के पास काफी ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं। 3000 तो बोलते हैं कि न्यू जनरेशन मिसाइल्स हैं। तो अगर इस तरह का मिसाइल वॉरफेयर होता है तो मुझे लगता है अल्टीमेटली जो है किसी न किसी को तो ब्लिंक करना पड़ेगा कि पीछे हट जाए। अब वो कौन ब्लिंक करेगा, वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें अमेरिका के 3 जो हैं वो F-15 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए कुवैत के ऊपर। ये एक वीडियो आप देखिए, एकदम पत्थर की तरह ही नीचे गिर गया है।
और लोग हालाँकि बोल रहे हैं कि ये दोबारा उस पे आ जाइए। लोग हालाँकि ये बोल रहे हैं कि ये फ्रेंडली फायर में गिरा है, लेकिन ये हो सकता है कि ये कवर अप भी हो कि भाई ईरान की मिसाइल से या ईरान के ड्रोन से नहीं गिरा है, ये फ्रेंडली फायर से गिरा है। खैर बहरहाल चाहे फ्रेंडली फायर से गिरा हो, चाहे ईरान के ड्रोन या मिसाइल से गिरा हो, गिरा तो है ना। द क्वेश्चन इज़ कि वो गिरा है। सो मेरा ये मानना है कि जैसे वॉर और बढ़ेगा, दोनों साइड्स में नुकसान बढ़ता जाएगा। और बोथ आर्थिक होगा कुछ तो ऐसा भी हुआ कि सिविलियंस की डेथ भी हुई है। ईरान की तो डेथ हो ही रही है, ईरान में जो सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, उनके टॉप लीडरशिप को तकरीबन निकाल दिया गया है। उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ईरान की क्या हालत है। ईरान की देखिए खाली $475 बिलियन की इकॉनमी है, लेकिन उनकी पर कैपिटा काफ़ी बड़ी है। पर कैपिटा तकरीबन $5000 है, जो कि भारत से 3 गुना है। 2 गुना शायद, भारत से 2 गुना है। ग्रोथ रेट 3.7 है, उसका कारण भी आपको पता है क्यों ग्रोथ रेट क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस बहुत सारे लगे हुए हैं। डिस्पाइट सो मेनी सैंक्शंस वो अपनी ग्रोथ रेट को उसने मेंटेन कर रखा है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी है 8.25% बाद में बढ़ के ये 20% हो गया दिसंबर तक जिसकी वजह से काफ़ी अनरेस्ट हुआ था जिसको कि बड़ी बेरहमी से कुचला गया था ईरान में और उसके जो की सेक्टर्स हैं वो सर्विसेज का तकरीबन 51% है, हाइड्रोकार्बन 23%, माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि अपने आप को सस्टेन कर रहा है डिस्पाइट सारी दुनिया उसके ऊपर चढ़ी हुई है, लेकिन ईरान अपने आप को सस्टेन कर रहा है और यहाँ मुझे लगता है सिविलाइजेशनल इफेक्ट ज़्यादा है और जिसके बारे में मैं अंबर जी से बात भी करूँगा। आप देखेंगे कि उनके ट्रेड पार्टनर्स टिपिकली चाइना, टर्की, पाकिस्तान। यहाँ टर्की का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है जिस पर मैं आपसे थोड़ा विचार लूँगा कि भाई टर्की इसको किस तरह से देख रहा है? हालाँकि टर्की नेटो का हिस्सा है, लेकिन क्या टर्की चाहता है कि ईरान डिस्टेबलाइज़ हो जाए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया भी काफ़ी तेल इनफैक्ट 70% जो इंडिया का एक्सपोर्ट था ईरान से, वो तेल में था। वो रुक गया तो हम लोगों ने डाइवर्सिफ़ाई कर लिया, रशिया से तेल बढ़ा लिया, वेनेज़ुएला से ले रहे थे, अब वहाँ से भी हमको थोड़ा-सा तकलीफ़ हो रही है। तो ओवरऑल इंडिया के ऊपर भी काफ़ी इसका असर पड़ेगा। आपको बता दूँ, इस शोर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान इन सब से जहाँ से हम तेल लेते थे, कतर, हमारा 2.6 बिलियन बैरल तेल आता था इंडिया में पर डे। अगर इस पे रोक लग गई है अभी, तो इंडिया की जो हालत है, वो भी काफ़ी नाज़ुक है इस समय आर्थिक स्थिति से क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है तेल पे चलती है इस समय। रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह का हिस्सा है उसमें, लेकिन बेसिक जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी तेल पे चलती हैं। तो भारत का भी इसमें काफ़ी बड़ा स्टेक है। चाइना तो है ही है, चाइना का करीबन 5.6 बिलियन बैरल पर डे है। तो आप समझ सकती हैं कि जो नुकसान होगा आर्थिक दृष्टि से खाली ईरान का नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का भी हो रहा है और सऊदी अरेबिया और बाकियों का तेल अगर बाहर नहीं जा रहा है, तो उनका भी नुकसान हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। तो वो मुझे लगता है ऐसी हालत हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लेके डूबेंगे। ये ईरान का अप्रोच इस समय मुझे ऐसा लग रहा है और ईरान की अगर आप मिलिट्री व्यवस्था को देखेंगे अभी तक आर्मी टच नहीं हुई है। आर्मी तकरीबन उनकी 3,50,000 है, रिजर्व्स मिला लीजिए तो तकरीबन 6 लाख के करीब है। ये जो इनका आईआरजीसी है और उसका क्वुड्स फोर्सेस हैं जो एक्सटर्नल गड़बड़ी करते हैं, वो करीबन 2 लाख के करीब हैं, 1,90,000 और बसीज जो कि इंटरनल है, जिनको उन्होंने हर सिटी में लगा दिया है कि अगर कोई भी बाहर आएगा तो प्रोटेस्ट वगैरह के लिए उनको वो दबाएँगे, तो वो 40,000 के करीब है। एक तरह से समझ लीजिए पैरामिलिट्री फोर्स या फिर वो समझ लीजिए कि जैसे हमारे सीआरपीएफ वगैरह होते हैं, उस तरह का फ़ोर्स है, बसीज फ़ोर्स बोलते हैं इसको। सो ये तो एक मोटा-मोटा जो हमारी ईरान और ईरान की स्थिति इस समय है। वेस्ट एशिया की स्थिति पे मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि ये सबको तकरीबन पता है कि इस समय उनके यहाँ से भी काफ़ी काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से और टूरिज़्म की दृष्टि से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अंबर जी पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ईरान एक पुरानी सभ्यता है। उसका एक सोशियो कल्चरल एक ट्रेडिशनल हिस्ट्री है और ये देखा गया है कि सिविलाइजेशन इतनी जल्दी गिरती नहीं है।
तो क्या आप देखती हैं कि ये जो स्ट्रगल चल रही है और आगे बढ़ेगी, या फिर क्योंकि सारी लीडरशिप इनकी निकाल दी गई है, ऊपर से करीबन 40 लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो क्या आप देखती हैं कि आगे बढ़ेगी, या फिर जल्दी ही ईरान जो है, सरेंडर का वर्ड तो मैं नहीं यूज़ करूँगा, एग्री कर जाए कि ठीक है, हम आपकी शर्तों को मान लेते हैं, गवर्नमेंट चेंज होगी और अमेरिका उस गवर्नमेंट चेंज में हिस्सा हिस्सा अ, उसका उसका योगदान ज़्यादा होगा। तो आपके व्यूज़ और विचार इसके ऊपर? सबसे पहले तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे आपके चैनल पर समय देने के लिए और इनवाइट करने के लिए। लेकिन सर अभी जो आपने ये सवाल उठाया है, मैं इस पर अगर बात करूँ क्योंकि आपने ईरान की बात की है। ईरान 8000 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक सिविलाइज़ेशन है, 6000 तो बीसी से भी पहले। मेरा डेटा गलत है, मैंने 2700 बोला था। चलिए, ओके। सर क्योंकि हमारी जो पूरी सभ्यता है वो ईरान हो या भारत हो, हमारे कल्चरल कनेक्ट है और बहुत पुरानी सभ्यता है। ज़ोरास्ट्रियनिज़्म से लेके इस्लाम का उदय हुआ वहाँ पर, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, अपना पूरा उनका इतिहास है। और 6000 बीसी से भी पहले सर वो एक ऑर्गेनाइज्ड और परमानेंट उनका रहने का सिस्टम, खेती, सारी चीज़ें वो करते थे जब दुनिया में कोई इस तरह की सारी चीज़ें नहीं थी। हम अपने भारत की बात कर रहे थे क्योंकि हमारा वो हमारे से जुड़ा हुआ हमारा पूरा एक कभी पड़ोसी हुआ करता था। पाकिस्तान बनने के बाद थोड़ा-सा दूरी आ गई है, वो बात अलग है। लेकिन सर अगर हम ईरान में देखते हैं लोगों को, तो ईरान का जिस तरह से एक नैरेटिव बना हुआ है, हालाँकि मैं खुद महिलाओं के मुद्दे पर लेकर और जो कट्टरवाद है, मैं उसकी विरोधी हूँ और मैं ईरान को क्रिटिसाइज़ करती हूँ। लेकिन अगर आप ईरान को जाकर करीब से देखते हैं, ईरान के अंदर देखते हैं, लोग अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, दे आर रूटेड और वो अपने कल्चर को, सभ्यता को सेलिब्रेट करते हैं। धर्म एक अलग है क्योंकि वहाँ पर एक इस्लाम का उदय हुआ और बड़ा बदलाव आया, लेकिन अभी भी वहाँ पर सभी तरह की एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। वहाँ पर शियाज़ भी हैं, वहाँ पर सुन्नी भी हैं, वहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, वहाँ पर ज्यूज़ भी हैं। फ्रिक्शंस और फॉल्ट लाइन्स सभी कंट्रीज़ में, सोसाइटीज़ में नज़र आती हैं। लेकिन जो ये सर प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की इज़राइल और अमेरिका ने, इससे मुझे ये लगता है कि सर ईरान टूटेगा नहीं, ईरान घुटने पे नहीं आएगा, ईरान सीज़ फायर की बात नहीं करेगा क्योंकि सर ईरान की जो कहना चाहिए कि जो एक रेड लाइन थी वो क्रॉस हो चुकी है। वो इस बार इज़राइल अमेरिका ने कर दी क्योंकि सुप्रीम लीडर से लेकर उनकी जो टॉप लाइन लीडरशिप है उसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। और शायद अमेरिका ने ये कैलकुलेट किया होगा कि टॉप लीडरशिप के जाते ही ईरान कमजोर हो जाएगा और वो उस तरह से रिटेलिएटरी एक्शन नहीं ले पाएंगे। लेकिन सर यू नो बेटर देन मी व्हेन इट कम्स टू वॉर एनालिसिस, जिस तरह से ईरान रिटेलिएटरी एक्शन कर रहा है, जितना बड़ा नुकसान वो करता आ रहा है पिछले कई दिनों से, उससे कहीं से भी नहीं लग रहा कि ईरान कमजोर पड़ चुका है या ईरान में कहीं पे भी कोई डिसीजन मेकिंग पार में कोई कमजोरी आई है या ईरान आगे से घुटने टेकने के लिए तैयार है। क्योंकि अभी पूरी तरह से अमेरिका झुकता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट सर सऊदी अरेबिया में जो अरामको पूरी उस पे अरामको के ऊपर सर स्ट्राइक हुई थी, एक्शन हुआ था, उसको लेकर ईरान ने डिनाई कर दिया है कि हमने अरामको पर कोई अटैक नहीं किया। और सर मुझे लगता है कि ईरान के पास कोई अरामको को अटैक करने के लिए कोई एक्शन होना चाहिए, जो कि अरामको के पास है नहीं। मुझे लगता है कि अमेरिका अभी ये चाह रहा है कि किसी तरह से, क्योंकि सऊदी के पास अच्छे खासे एम्युनिशंस हैं, उसके पास अच्छा खासा जखीरा, वो चाहता है कि सऊदी उसका इस्तेमाल करे। और कल ही हमने देखा था कि सऊदी ऑफिशियल्स ने इस बात की अपना अफसोस जाहिर किया था, सऊदी ऑफिशियल्स ने, दैट यूएस हैज अबैंडन्ड अस एंड they were focusing on Israel to protect the entire the air defense system. They were focusing on Israel. तो ये सर अभी यहाँ पर उनको नाराजगी नजर आ रही है। और इससे पहले भी हमने सर लास्ट ईयर देखा था, जब जिस तरह से मिडल ईस्ट में हुआ था और मिडल ईस्टर्न जो नेशन है, गल्फ कंट्रीज, उनको ये लगा था कि अमेरिका ने हमको छोड़ दिया सुरक्षा के समय। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बार फिर से मुझे लगता है कि वो भावना आती हुई नजर आ रही है कि वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर शायद रीथिंक करें। और हमने देखा भी सर पिछले कुछ सालों में कि जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी का उनका मुआहदा था, उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई किए हैं। भारत के साथ भी डिफेंस कॉर्पोरेशन में सारी चीजें बढ़ रही है।
मुझे यहाँ पर ये लगता है कि सऊदी को जो अमेरिका है वो इस वॉर में पुश करने के लिए शायद ये फॉल्स फ्लैग हो सकता है, ताकि सऊदी गुस्से में आए और अपने एम्यूनिशंस का इस्तेमाल होने दे, क्योंकि अमेरिका के पास फिलहाल उतनी लंबी तैयारी नहीं जितना लंबा ये वॉर जाता हुआ नजर आ रहा है। और वो जहां जहां भी उनका अपना असला और ये सब पड़ा हुआ है सब जगह से पिक कर रहे हैं, और इतने लंबे और इतने बड़े एक्शन की शायद उम्मीद अमेरिका ने की नहीं थी ईरान की तरफ से। और आईआरजीसी कमांडर का स्टेटमेंट भी आया था सर कल, जिसमें वो कह रहे थे कि हम उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जिसको दुनिया ने देखा भी नहीं है। तो हम जानते हैं कि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, और लॉन्ग रेंज मिसाइल। और अमेरिका जो पीट हेगसेट और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ही बोला है कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उसको हम पहले उनके खत्म करें, और ये हमारा उद्देश्य रहेगा कि ईरान जो है वो मिसाइल्स और ना बना पाए। तो ईरान के पास मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से वो मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास बड़ी संख्या में है, और वो एक मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फ्रंट ये उनका रिटेलिएटरी एक्शन नजर आया है। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी से अमेरिका इजराइल को कंफ्यूज कर दिया, और पूरे जो अमेरिकन बेसिस उनको निशाना बनाया, और अमेरिका को फिलहाल भारी नुकसान हो चुका है। और अभी भी सर लगातार हम जानते हैं कि सारी चीजें चल रही हैं। इन सारी चीजों से सर मुझे लगता है कि ईरान पीछे तो नहीं जाएगा, और अब सर कुछ दिनों में पता चल जाएगा, जो पहले सीज फायर की बात करेगा वो घुटने टेक रहा है, सिंपल सी बात है। ओके, 2-3 क्विक क्वेश्चंस हैं और इसको जी। आप क्विकली आंसर करिएगा। सबसे पहले तो क्या बिकॉज ऑफ दिस अटैक जो हुआ है एक साथ, तो जो ईरान के इंटरनल फॉल्ट लाइंस थी, जो डिफरेंसेस थे, वो एक नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो सकते हैं? दैट इज द वन क्वेश्चन, सो दैट पूरा देश एकजुट हो जाए और उतना और मुश्किल हो जाए शायद यूएस और इजराइल के लिए ईरान से लड़ना। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने बोला कि ईरान ने स्टेटमेंट दी है कि आर्मको ऑयल फील्ड पे उन्होंने अटैक नहीं किया था, तो क्या ये हौथीज की तरफ, हौथीज ने पहले भी इस तरह से उसी एयरफील्ड पर अटैक किया था आर्मको में, और हौथी जो है ईरान के एक तरह से समझ लीजिए प्रॉक्सी और समर्थक हैं। सो क्या ये लगता है कि कोई जो उनके जो प्रॉक्सीज पुराने थे उनके पास भी तो अभी तक हथियार जा ही रहे थे, तो उन्होंने ये अटैक किया है? या फिर तीसरी ऑप्शन या वो हो सकती है जो जिसका आपने हिंट किया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके सऊदी अरेबिया को युद्ध के मैदान में घसीटें ताकि ईरान को उतना और डिफिकल्टी हो यूएस द्वारा। तो इन 2-3 क्वेश्चन का क्विकली आपका क्या व्यू है, उस पे थोड़ा मुझे ऑडियंस को भी बताएं जरा इसके ऊपर। जी, देखिए सर, सबसे पहले तो अगर हम ईरान की बात करते हैं, ईरान में जो फॉल्ट लाइन्स हैं वहां पर सर ईरान को जिस तरह से हम मीडिया में देखते हैं कि वहां पर महिलाओं को रस्सी में बांध के रखा जा रहा है, सारी महिलाएं जबरदस्ती हिजाब बुर्के में, ऐसा नहीं है। ईरान में महिलाएं जो होती हैं बहुत मॉडर्न आउटलुक वाली महिलाएं होती हैं। ईरान की महिलाएं स्कूटी, बाइक ड्राइव, कार ड्राइव करना सब कुछ महिलाएं करती है, हर फील्ड में है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और आप चाहें जो रूरल इलाके होते हैं वहां पर बुर्के का, हिजाब का, इन सारी चीजों का ज्यादा ट्रेडिशन है, क्योंकि सभी हम देशों में जाते हैं कि रूरल इलाके जो होते हैं वो ट्रेडिशन और ज्यादा उतने ज्यादा ओपन नहीं होते। लेकिन हर जगह ऐसे मेट्रो सिटीज में आते हैं सर, तो मेट्रो सिटी में महिलाएं फैशन से लेके स्टाइल से लेके दुनिया को एक्सप्लोर करना, हर फील्ड में होना, साइंटिस्ट से लेकर फौज से लेकर हर फील्ड में है, हर काम वो करती हैं। लेकिन एक वर्ग है जो महिलाओं को लेकर जो कानून बनते हैं और जो मोरालिटी पुलिस करती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी उस चीज को क्रिटिसाइज करती हूँ। वो सही नहीं, कट्टरवाद और महिलाओं को लेकर जो कट्टर कानून है उनका हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो आपने सवाल, मूल प्रश्न आपका है सर, फॉल्ट लाइन्स है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इजराइल एंड यूएस, जो फॉल्ट लाइन्स है, जो उनके सवाल अपने प्रशासन से हैं, वो अमेरिका और इजराइल के लिए जो नफरत है उससे कहीं नीचे है।
तो Okay. अगर इजराइल अमेरिका इस तरह की स्ट्राइक करते हैं तो वहां पर जो नेशनलिज्म की भावना है वो बहुत स्ट्रांग है, बेसिस जो है इरानियंस में, तो वो और स्ट्रांग हो जाती है। अभी वहां पर जैसे जूस है, क्रिश्चियंस है, वो थोड़ा सा अलग नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और इजराइल स्ट्राइक की, अब वहां पर सब एकजुट हो गए हैं, ओके, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो सर सोसाइटी वहां पर नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि हम अपने भारत में देखते हैं कि हम अपने प्रशासन से सवाल करते हैं, लेकिन व्हेन एनी आउटसाइडर अटैक्स ऑन अस, हम एक साथ हो जाते हैं और अपने देश के साथ हैं। वैसे ही ईरान में हमें नजर आता है, ईरान में नेशनलिटी बहुत ज्यादा, नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है, और वो अभी सब एकजुट हो गए। और जो ईरान चाह रहा था, जिस तरह से हमने देखा था डे वन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम आ रहे हैं और आप सरकार बनाना, आपकी सरकार होगी, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से होगी, बहुत लंबा समय लग सकता है। विदाउट पुटिंग बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान में तख्ता पलट जिस तरह का प्रेसिडेंट ट्रम्प चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और दूसरा सवाल आपने अरामको को लेकर पूछा था। सर मुझे ये लगता है बीबी कि जो पहला आपने पॉसिबिलिटी की और इंडिकेशन किया हुतीस वगैरह, क्योंकि सर ईरान जो है वो क्लियरली जो यूएस बेसिस है उनको टारगेट कर रहा है। जो हम एक पॉपुलर जो नैरेटिव देख रहे हैं हम चारों तरफ सोशल मीडिया और मीडिया में, कि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस इलाकों को, जबकि राइट इंफॉर्मेशन ये है कि जहां जहां पर इजरायली और ईरानियन जो आर्मी ऑफिशियल्स है, 7 स्टार होटल्स और जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो उनको निशाना बना रहे हैं। और यूएई क्लियरली कह रहा है कि हम कोई रिटेलिएट नहीं करेंगे। यूएई को मिडिल ईस्ट और गल्फ नेशंस कोई भी इस पूरे वॉर में कोई भी फंसना नहीं चाहता है, किसी को भी इस पचड़े में नहीं पड़ना है, और सिर्फ वो अमेरिकन बेसिस को निशाना बना रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने 2-3 अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया था, जब उन्होंने जून में 2025 में ये सारी की थी। तो यहाँ पर सर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि जो फॉल्स फ्लैग की ओर मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नजर आ रही, क्योंकि सर अमेरिका चाहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से ईरान पे अटैक किया है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है, एलिमिनेट की है अमेरिका इजराइल ने, उसमें जो सर देखिए ईरान एक अकेला देश है और शिया देश है, उसके बाद जो है वो गाजा की बात उठाता है, जो ग्लोबली मुसलमान जिस मुद्दे पर रोते हैं, एहतजाज करते हैं। सऊदी और बाकी जो भी गल्फ नेशंस है उनको लेकर सभी मुसलमानों में एक कहीं ना कहीं एक नाउमीदी और गुस्सा रहता है। यहाँ पर आज वो गुस्सा जो है और ज्यादा बढ़ गया है कि देखिए ये जो है अभी देखिए ईरान के साथ नहीं आ रहा है। अगर ऐसे में सर ईरान के लिए बहुत क्रिटिकल मोमेंट है, क्योंकि जीसीसी जो है अभी जिस तरह से लगातार ईरान एक्शन कर रहा है, निशाने बना रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी ऑफकोर्स सिविलियंस को नुकसान पहुंच रहा होगा जब इस तरह की स्ट्राइक्स होती है। तो जीसीसी के पास अभी एक क्रिटिकल मोमेंट है, वो ये चाहते हैं कि हम कुछ तो करें, कोई एक्शन ले। लेकिन सर कोई भी अगर मुसलमान समाज पूरा जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके रिएक्शन को देखकर उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि वो आउटराइटली डिक्लेयर कर देंगे कि वो इजराइल के साथ जा रहे हैं, जो कि कोई भी मुसलमान कंट्री और खासतौर से एक ओआईसी की जो लीडरशिप है वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे दुनिया में वो अपना जो वर्चस्व है वो खो सकते हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्रिटिकली कहीं ना कहीं उनको इस चीज में पुश करने की कोशिश की जा रही है, ये मेरा असेसमेंट है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड एक ना हो जाए, क्योंकि अब तक अमेरिका ने ईरान एक शिया कंट्री का डर बैठाकर इन सारे नेशंस को हथियार अपने बेचे हैं। आज वो हथियार उनके किसी काम के नहीं आ रहे, क्योंकि वो ना ही उनका एयर डिफेंस काम आया है, उनका थार्ड से लेके उनका सारे के सारी चीजें फेल हो चुकी है। तो यहाँ पर सर मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में हो सकता है, और मुझे लगता है कि भारत एक बड़ी इसमें भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी को लेकर एक बार फिर से उनके अंदर शंका है, भारत आगे जाकर अपना, हमारा चाहे एयर डिफेंस की बात हो और सारी चीजें, हम आगे इसमें अपना एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अमेरिका की मुझे लगता है कि परमानेंटली यहाँ पर विदाई हो सकती है, जिस तरह का वो अपना प्रदर्शन। आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, अमेरिका की परमानेंट विदाई हो सकती है। 3-4 छोटे में मुझे आंसर दीजिए 3-4 चीजों का, रैपिड फायर है ये। ओके, टर्की क्या करेगा? टर्की क्या करेगा सर? देखिए टर्की जो है वो भी इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, तो वो भी वेट एंड वॉच कर रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ऑल ओवर वर्ल्ड मुस्लिम उम्मा किस तरह का करती है। तो अभी कोई भी इस तरह से कुछ नहीं कर रहा, सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में कि कितना लंबा ये चलता है, उसके बाद ही देखेंगे। क्या वो ईरान का बिखराव चाहेगा, या ईरान किसी और रूप में आ जाए सामने, बिखरे ना?
सर टर्की चाहता है वो खुद उम्मा का लीडर बने, सऊदी चाहता है वो बने, ईरान चाहता है वो बने, तो ये वर्चस्व की लड़ाई है। ओके, सो चाइना। चाइना सर, चाइना तो मुझे लगता है कि वो पीछे से चाइना ही पीछे से ईरान को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहा है। चाइना आगे से तो आएगा नहीं आउटराइटली यूएस से लड़ने के लिए, और वो पीछे से थोड़ा बहुत जो सपोर्ट करना होगा मुझे लगता है, क्योंकि पहले से बिल्डअप चल रहा था, तो जो करना होगा कर चुका है। अभी उन्होंने मेल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इसको कंडेम कर रहे हैं। आगे से देखते हैं जितना आगे बढ़ेगा, अभी 2-3 हफ्ते अगर ये चलता है तो फिर इसका मतलब ये लंबा चलेगा, और फिर मुझे नहीं लगता कि ईरान या रशिया कोई भी क्लियरली आउटराइटली एकदम वॉर में कोई आएगा। ओके, मेरा नेक्स्ट वन लाइनर, रशिया। रशिया सर कूदेगा? again, कूदेगा? रशिया मुझे पहले बात, कूदेगा? अगर कूदेगा नहीं तो क्या करेगा? सर कूदेगा तो नहीं, क्योंकि सर उसकी अपनी फटी इतनी लंबी है जो सिल नहीं रही है, और मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी लंबी वॉर चलने के बाद जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए उसको एक विनर घोषित करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। वो अभी अपने में फंसा हुआ है तो नहीं आएगा। पीछे से थोड़ा बहुत जो भी करना होगा अगर कर सकता है तो वो करेगा। मुझे नहीं लगता ईरान के साथ चाइना या रशिया ऐसे खुलकर कोई भी आएगा। आपने देखा होगा कि ईरान ने रशिया को शायद ड्रोन्स दिए थे, बाद में रशिया ने वहां फैक्ट्री खोल दी खुद की, उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन ऑफ शहीद। सो क्या ऐसा हो सकता है कि रिवर्स हो जाए कि इनका जब स्टॉक पाइल खत्म होना शुरू हो, तो क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है रशिया की वो काफी अच्छी है एज इवन कंपेयर टू अमेरिका, तो रिवर्स होने के चांसेस हैं कि वो कुछ इनको सपोर्ट करे जब ये लोग थोड़ा सा इनका स्टॉक पाइल कम हो रहा हो, और बाद में ये लोग फिर अपना गेयर अप करें। हो सकता है सर, उतना तो पॉसिबल है, उतना कर सकते हैं। नेक्स्ट रैपिड फायर, सारी लीडरशिप निकल गई है तो फिर भी ये कैसे चल रहा है? आई मीन ये क्या उनकी रिजिलियंट स्ट्रेंथ है, या फिर आयतुल्लाह खमेनी ने एक हायरार्की का सक्सेशन का एक पहले से प्लान बना के रखा था जो कि अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसकी वजह से ये लड़ाई चली जा रही है? मुझे लगता है इस पे रैपिड फायर तो मैं नहीं दे पाऊंगी, बट मुझे लगता है कि इस पे हमें ये समझने की जरूरत होगी कि जिस तरह से वेस्टर्न जो कंट्रीज चलती हैं, और ये पूरी जो आप इसको ब्रॉड कर देते हैं, हम गाजा और पूरे उसको भी लेते हैं, तो ये एक आइडियोलॉजिकल सर ये वॉर है। तो आप लीडरशिप खत्म कर सकते हैं बट यू कैन नॉट किल द आइडियोलॉजी। वहां पर लोग उम्मा के नाम पर एकत्रित हैं कि हमारे धर्म की लड़ाई है। आप एक को खत्म कर सकते हैं, लाखों तैयार हो जाएंगे। तो आपने एक लाइन ऑफ लीडरशिप खत्म कर दी सर, हमास को ले लीजिए, चाहे कितना आप हमास खत्म कर दीजिए, लेकिन यू कैन नॉट किल द आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। ऐसे में लाखों लोग पहले से तैयार है। इसीलिए सर मैंने कहा कि यहां से कहीं पे भी नहीं लग रहा जिस दिन से स्ट्राइक हुई है कि लीडरशिप नहीं है। आप सर वॉर आप इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे। आई थिंक आपने बिल्कुल मेरे विचार से, हो सकता है मेरा विचार भी गलत हो, राइट कमेंट किया है इसके ऊपर। एंड लास्ट बिफोर वी क्लोज दिस इवेंट, बिकॉज आई हैड सेड 30 मिनट में हम इसको बंद कर देंगे, सो लास्ट जो है वो है भारत। इसका भारत के अंदर क्या असर होगा, भारत के बाहर क्या असर होगा, और भारत किस तरह से इस बड़ी जटिल जो सिचुएशन है उसको संभाले? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, उसके ऊपर भारत क्या करेगा? क्योंकि इजरायली मीडिया में अभी से प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हम इंडिया में लाइन ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिया विल सपोर्ट अस। तो वो हमारे लिए सर, क्योंकि मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया को देखते हैं, तो हमारे लिए सर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसे अगर वो एक नैरेटिव चलाते हैं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी मिडिल ईस्ट के लिए। वो बड़ा अच्छा है कि हम इजराइल के साथ सारा कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रोडक्शन ये सब करते हैं, वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन मिडिल ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें फिलहाल ये नैरेटिव ठीक नहीं है, क्योंकि हम अगला टारगेट बन जाते हैं। प्लस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा ऑयल आता है, ऑयल पे एज यू सेड इन द बिगनिंग पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है, और अभी हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिस फास्ट रेट से हम ग्रो कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और
पूरे ही ग्लोबल इकोनॉमी पे इस चीज का असर पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ऑयल की, उसका 30% सप्लाई का वो कंट्रीब्यूट करता है, तो पूरी ही दुनिया पर इसका असर पड़ता है। लेकिन भारत की, चाहे हम मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया की पार्टनरशिप्स को देखते हैं, या फिर हमारे वहां पर हम बहुत बड़े भारतीय बड़ी संख्या में 1-1.5 करोड़ के आसपास मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, रेमिटेंस हो, उनकी सुरक्षा हो, प्लस हमारे चाहे ट्रेड टाइज हो, स्ट्रेटेजिक टाइज हो, डिफेंस और आगे सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। तो भारत के लिए बहुत क्रिटिकल ये मोमेंट है। भारत को बहुत सोच समझकर देखकर आगे का ये कदम डिसाइड करना होगा। हम किसी भी एक पाले में नहीं जा सकते, जो जैसे कि भारत की नीति रही है। अभी जैसे आगे स्थिति डेवलप होगी, उस हिसाब से भारत अपने इंटरेस्ट में सारी चीजों को देखते हुए आगे डिसीजन लेने वाला है। मैं मानता हूं कि भारत के लिए एक अग्नि परीक्षा है, इम्तिहान है। एग्जैक्टली सर, ये भारत के लिए इम्तिहान है, क्योंकि सर भारत में अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर शिया रहते हैं, कई करोड़, और मैं खुद शिया हूँ और मैं एक हार्डकोर राइट विंग नेशनलिस्ट हूँ। बट अभी अगर जिस तरह से सेंटिमेंट्स देखते हैं पूरे समाज में, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, अमेरिकन नैरेटिव ये है कि आप कहेंगे कि भाई ईरानियन रजीम पूरा आतंकवाद है, ईरान की सरकार आतंकवादी है। लेकिन आप अमेरिकन नैरेटिव, अमेरिका तो पता नहीं किस चीज को आतंकवादी बोलता है, बट वी कैन नॉट बाय अमेरिकन नैरेटिव। यहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट का सवाल है। वो आयतुल्लाह खामनेई उनके लिए सुप्रीम लीडर हैं, वो उनको लिटरली पूजना इस्लाम में जायज नहीं, बट लिटरली एक पूजा जैसा है, क्योंकि सबसे बड़े सुप्रीम वही है। तो उनका जाना और इस तरह से पूरी लीडरशिप का जाना, ईरान शिया जो धर्म है उनका एक केंद्र है, तो उनके लिए काफी दुखद इस वक्त अभी स्थिति पूरे शिया वर्ल्ड में, पूरे मुसलमान समाज खैर इस चीज पे रो रहा है, क्योंकि ईरान वाहिद मुल्क है जो गाजा का मुद्दा उठाता है, अकेली कंट्री। बाकी सबने तो अब्राहम अकॉर्ड में ऑलमोस्ट आ ही गए। तो ऐसे में सर ये पूरे मुसलमान समाज के लिए ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एक क्रिटिकल मोमेंट है। उसमें फिर भारत के लिए भी सर इंटरनल हो, फिर हमारे इकोनॉमिकल है, फिर हमारे काफी फॉरेन पॉलिसी बेसिस बहुत सारे डिसीजन जो इस चीज पे इम्पैक्ट करते हैं, तो बहुत सोच समझकर आंतरिक और बाहरी सारी चीजों को देखकर भारत को डिसीजन लेना होगा। अभी हालांकि जयशंकर जी ने कहा है कि हम रेस्ट्रेन मेंटेन करें, बट जैसी चीजें आगे डेवलप होंगी उस हिसाब से भारत भी अपने हितों को देखते हुए फैसला लेगा। ओके, फाइनल लास्ट वन लाइनर, और इसमें आप कोई भी यू आर नॉट गेटिंग एनी मल्टीपल चॉइसेस हियर, और ये है पतन या नया अवतार ईरान का। I think, sir, it's a new beginning for entire West Asia, and in my opinion, it's the end for USA in Middle East, and I think India will come as India has a huge opportunity to in the Middle East geopolitics, and it can control the future and can lead entire nation, entire region in the future. Thank you, अंबर जी, it was brilliantly articulated by you. आपने बहुत अच्छी तरह से पूरी सिचुएशन को समझाया एक प्रोग्नोसिस के तौर पे, ना कि अभी की जो लड़ाई, अभी की लड़ाई तो चलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, और मैं व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है दोनों चैनल पे, यानी कि अंबर जी के चैनल पर और हमारे चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जाएगा। आप लोग देखिएगा जब भी इसकी प्रीमियरिंग होगी। आप सभी को ये मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को और आगे बढ़ाइए, और अंबर जी के चैनल को भी और आगे बढ़ाइए। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।